गिरी जगह आपने माँ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वालेकुम अस्सलाम। आई एम वेटिंग कि आप सब लोग जो है वो आ जाओ, देन वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। From today we are going to start revision because we already finished all the topics major and minor from pharmacology. So from today we are going to start revision and I asked उसवा कि आप मुझे टॉपिक दे दें, कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो भी आप रिवाइज करना चाहते हैं। शी सेड अबाउट द कीमोथेरेपी एंड आई थिंक कीमोथेरेपी आपकी फर्स्ट टर्म की ड्यूरेशन में हुई थी, तो आप लोगों ने बहुत अटेंटिवली उसको नहीं सुना था। एंड कीमोथेरेपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। आप लोगों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चंक या इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो कीमोथेरेपी से आता है। आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस come from chemotherapy in SCQs and I think 15 to 20 MCQs या इससे भी ज्यादा आपके कीमोथेरेपी से आते हैं। सो कीमोथेरेपी इज वेरी इम्पॉर्टेंट और आप लोगों की वो निग्लेक्ट हुई थी, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम द कीमोथेरेपी। Have you read about the theme chemotherapy? आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है इसको? जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, आज हम जो है वो पढ़ेंगे तो हम ज्यादातर एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन होगी। सो आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू एंड यू ट्राई टू गिव मी अ आंसर सो दैट आई नो कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, टुडे इज अ वेरी सिंपल टॉपिक इंट्रोडक्शन। कीमोथेरेपी में उन्होंने कहा था, उसवा ने कहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन याद करने में या एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में या एडवर्स इफेक्ट में। तो बेटा एक चीज तो ये है कि आप लोगों ने रट्टे तो लगाने हैं और निमोनिक्स जो होते हैं वो इंसान अपने उससे याद करता है, अपनी तरफ से बनाता है। जरूरी नहीं है कि किसी और का बनाया हुआ निमोनिक आपको याद हो। नेट पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप लोगों ने देखने हो तो वहां से देख लें, अदरवाइज इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद होंगे। एक दूसरे से डिस्कस करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि डिस्कशन जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू मेमोराइज फार्माकोलॉजी। ठीक है, लिख कर देखें उसको बार बार। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बताया था कि आप लोग चार्ट्स बना लें, जो भी क्लासिफिकेशंस आपको डिफिकल्ट लगती हैं उनके चार्ट्स बना के और उनको अपने रूम में लगा लें, अपनी कबर्ड पर लगा लें, वॉल्स पे लगा लें, ताकि जब भी आप उसको देखें आते जाते तो आप लोगों की वो बैक ऑफ माइंड में वो चीज चलती रहे। जहां तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, एडवर्स इफेक्ट is quite difficult but लेकिन आप अगर देखोगे कि स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं या क्या है तो उनको याद करना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं तो आपको पता है दे कॉज द क्या क्या इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट है जो स्पेसिफिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के? नेफ्रोटॉक्सिक है ना, देखो पता चल गया आपको, किडनी या रीनल टॉक्सिसिटी करती है और ऑटोटॉक्सिक है। ठीक है, तो ये दीज आर द स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट। तो आपको इसके लिए बहुत लंबी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। जो लोग वो शॉर्ट बुक्स यूज करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, गुड, दिस इज अ थर्ड वन बट एडवर्स इफेक्ट। लेकिन ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज वेरी वेरी कॉमन कि उसको आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। जो शॉर्ट बुक्स हैं उनमें जो एडवर्स इफेक्ट दिए हैं वो पूरी लिस्ट दी हुई है, दैट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। तो कोशिश करें अपने जो भी याद करें वो स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट याद करें। सेकेंडली, ऑल एंटीबायोटिक्स कैन कॉज जीआई डिस्टर्बेंस।
ठीक है। ऑल एंटीबायोटिक्स जब ओरली हम लेंगे तो दे कैन कॉज जीआई डिस्टर्बेंस, तो जो भी ओरल ली जाती है सिवाय अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के। अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में अगर आप नॉजिया वॉमिटिंग लिखोगे तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है ना, क्योंकि वो ओरल तो हम लेते नहीं है। तो कुछ ब्रीफ नॉलेज अगर आपको है किसी ड्रग के बारे में तो इट्स इजी कि आप उसका याद करें। स्किन रिएक्शन इज नॉट कॉमन विद अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बेटा, अनिला, स्किन रिएक्शन इज नॉट कॉमन, ठीक है। ये तीन अबव, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, these are the three important adverse effect, although hypersensitivity can occur with all drugs including antibiotics, remember, but the chances with protein synthesis inhibitor is comparatively less than the cell wall synthesis inhibitors or sulfonamides, ठीक है। तो अब आप ये देख लो कि अगर हम ओरली दे रहे हैं तो वो जीआई डिस्टर्बेंस करेगी, वो आप लिख सकते हो। अगर हम उसको बाय पैरेंटरल रूट से दे रहे हैं, या तकरीबन जितनी भी ड्रग्स हैं ऑलमोस्ट दे आर आल्सो अवेलेबल विद पैरेंटरल रूट, तो आप इंजेक्शन साइट लिखोगे तो यू कैन राइट डाउन द फ्लेबाइटिस, पेन एट द इंजेक्शन साइट, ठीक है। Hypersensitivity reaction is another important adverse effect that can occur with all antibiotics, ठीक है, आप उसको लिख सकते हो। क्लियर है ना, मतलब ये 2-3 एडवर्स इफेक्ट तो ऐसे हैं कि जो आप इजीली हर एक के साथ लिख सकते हो। और उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक आ जाते हैं, जिस तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का आप लोगों ने मुझे बताया। क्लोरमफेनिकोल के क्या है, क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। बोन मैरो सप्रेशन, ये एप्लास्टिक एनीमिया या न्यूट्रोपीनिया, ऑल ऑफ दीज एडवर्स इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ बोन मैरो सप्रेशन। तो क्लोरमफेनिकोल की आपने सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि इट कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन एंड, और क्या करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये 2 स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है। उसके बाद जो है आप वही जीआई सिम्टम्स, हाइपर सेंसिटिविटी, पेन एट द इंजेक्शन साइट, ये आप सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन है। अब टेट्रासाइक्लिन के भी बहुत स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट है, तो आप अगर एटलीस्ट इतने लिखोगे तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। टेट्रासाइक्लिन के क्या एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन का क्या है, बोन एंड टीथ प्रॉब्लम। बेटा बोन मैरो सप्रेशन इज नॉट विद टेट्रासाइक्लिन, ये होती है, फोटोसेंसिटिविटी तो है, लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन का नाम लेते हैं तो आपके जहन में आना चाहिए बोन एंड टीथ डिफेक्ट, प्लीज। अब मैं आपको देख रही हूँ जीआई अपसेट, देखो जीआई अपसेट हर एक से हो सकता है, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। जो बोन एंड टीथ, ठीक है, इसमें कौन इफेक्ट होता है, बोन एंड टीथ। तो अगर आपने बोन और टीथ, और एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो अगर टेट्रासाइक्लिन है तो वो बोन एंड टीथ डिफेक्ट्स जो है वो देखना चाहेगा। अगर उसको बोन एंड टीथ डिफेक्ट्स नजर आ गए देन वो आपको 50% मार्क्स तो वैसे ही मिल गए। उसके बाद फर्दर आप लिखोगे तो वो और आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आती है। दीज आर द फ्यू ड्रग्स, और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं, हम उनकी बात करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दिस इज इंट्रोडक्शन टू एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स और प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। कैट्स आप लोग इसको उसमें से लिपिन कॉर्ड से देखें, बिकॉज इन लिपिन कॉर्ड इट इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इजी लिखा हुआ है और आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वी गो थ्रू द डिफरेंट क्वेश्चंस। These are the learning objective. You can read it. This chapter is important for your journal knowledge and for MCQs usually. SCQs आ सकते हैं कुछ इसमें से, लेकिन जो है वो प्रैक्टिकली ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिशियन बनना चाहते हो, आप सर्जन बनना चाहते हो, आप गायनी में जाना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ कीमोथेरेपी, क्योंकि हर स्पेशलिटी में कीमोथेरेपी इज वेरी कॉमनली यूज। आई हो, ENT हो, कार्डियक हो, GIT का हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, जो भी फील्ड हो उसमें ये कीमोथेरेपी यूज होती है। तो सो यू शुड नो द बेसिक नॉलेज। मैंने जो है कुछ पॉसिबल SCQs लिखे हैं इस टॉपिक में से, एंड वी विल डिस्कस SCQs वाइज।
एक और चीज मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आप लोगों का जो SEQ अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आप लोगों का वीक है कंपैरेटिवली। MCQs तो आप लोग गैस कर लेते हो, 50% गैस होता है, 50% आप अपनी नॉलेज से करते हो। और MCQs के बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि MCQs कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक थोरो प्रिपरेशन करते हो और कुछ गैस करते हो तो MCQs आपके हो जाते हैं। लेकिन SCQs जो है ना वो आप लोगों का एक वीक पॉइंट है। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास 5 इयर्स पेपर्स होंगे SCQs के, सॉरी इसके UHS के। उसमें जो भी SCQs हैं डिफरेंट टॉपिक्स के, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और उसको फिर आप उसको पहले उस टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद SCQ सॉल्व करो और उसके बाद उसको चेक करो कि क्या इसमें आपने मिस्टेक की है। ट्राई टू राइट डाउन द SCQ टू द पॉइंट। ये आप लोग ना सोचो कि SCQ में आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है एग्जामिनर्स चेक करते हो या वो जल्दी में चेक करें तो कुछ लोगों को नंबर मिल जाए बगैर लिखे भी या कुछ इररेलेवेंट चीजें लिखे हुए भी, बट यूजुअली ये होता है कि इसको चेक करके करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने SEQs अटेम्प्ट करते हुए आपने इम्पोर्टेंस वाइज लिखना है। जो एडवर्स इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्लिनिकल यूज सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बैक्टीरिया मेन है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में, आपने कोशिश करनी है उसको उस तरह से लिखो। अगर आपको इन लिस्ट का लिखा हुआ है कि लिस्ट द एडवर्स इफेक्ट, तो आपने इन लिस्ट करना है। ट्राई टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। आप उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखो, ठीक है। पॉइंट्स में लिखो, जो भी चीज आप लिख रहे हो पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि पैराग्राफ में समटाइम मिस हो जाती हैं। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। कोशिश करें आप उनको पॉइंट्स में लिखें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिर्फ उसका आंसर करें। ये नहीं करें कि आपसे अगर पूछा गया है कि राइट डाउन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, तो आप उसमें पूरा लिख दोगे जी पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरियसिडल ड्रग, पेनिसिलिन हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन इज आइडेंटिफाइड इन दिस ईयर और ये और वो, ठीक है। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपसे क्लासिफिकेशन पूछी है तो जस्ट क्लासिफिकेशन लिखो। फर्दर नॉलेज आपको देके आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जो चीज आपसे पूछी है उसको टू द पॉइंट आपने लिखना है। अगर आपसे पूछा है किसी ने कि आप एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो आपने मैकेनिज्म ही लिखना है, आपने उसका हिस्ट्री नहीं लिखनी, उसकी आपने और एडवर्स इफेक्ट नहीं लिखने, आपने उसकी क्लिनिकल यूज नहीं लिखने। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको किसी एक टॉपिक का इंफॉर्मेशन ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने पेनिसिलिन बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, अब आप क्या करोगे, आपकी कोशिश होगी कि आप पूरा का पूरा जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको याद है आप सारी एक क्वेश्चन में लिख दो। लेकिन आप लोग ये देखो कि आप उसके अगर उस पार्ट के 3 मार्क्स हैं तो आपको वो 3 ही मिलेंगे, आप जितना मर्जी लिख दो। तो एक तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी SCQs आपके हैं उनको सबको अटेम्प्ट करना है। टाइम आपने डिवाइड करना है, वो अपनी वॉच, आपने रिस्ट वॉच आप सब लोगों के पास होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने टाइम अपना कैलकुलेट करना है, ठीक है। बेटा मुश्किल तो है अनिका, बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। मैंने आप लोगों से को बताया था कि अगर आपको क्लासिफिकेशन आती है बैक्टीरियाज की अकॉर्डिंग टू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोबिक, एरोबिक, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सब नहीं याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो आपके पास हैं, जो बैक्टीरियाज हैं वो आपने याद करने। लेकिन आपको माइक्रोबायोलॉजी में तो आपको क्लासिफिकेशन याद करनी पड़ती है ना। माइक्रोबायोलॉजी में आपने सारे नाम याद रखने होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव कोकाए कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाए कौन से हैं, और उसके बाद ग्राम पॉजिटिव में भी अगर स्ट्रेप्टोकोकाई है तो अल्फा हेमोलिटिकस, बीटा हेमोलिटिकस, ये सारे आपने याद करने होते हैं। तो अगर आपने वहां याद किए हुए हैं, बेटा जो भी टॉपिक आएगा ना मैम, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम पेनिसिलिन डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कौन से बैक्टीरियाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपने लाजमी लिखना है। और अगर सेफलोस्पोरिन डिस्कस करेंगे, इसी तरह टेट्रासाइक्लिन डिस्कस करेंगे, तो जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे
उसके साथ साथ हम बताएंगे कि आपने कौन कौन से याद रखने। इंट्रोडक्शन में आपको ये नहीं बताया जा सकता कि आपने टेट्रासाइक्लिन के लिए कौन से सेंसिटिव हैं या क्लोरामफेनिकोल के लिए कौन से हैं। तो ये तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी एक बात याद रखते हैं कि आप लोगों की एफर्ट के बगैर ये नहीं हो सकता, कोई भी आपको उसको घोल के नहीं पिला सकता। कोशिश हम करेंगे कि अब जो है ना हम कंटेंट से ज्यादा जो है ना आपकी ये 2-3 चीजें जो वीक हैं उस पर हम कंसंट्रेट करें, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे भी आपके डिस्कस हो जाएंगे। तो कौन कौन से क्लासिफाई एंटीबायोटिक? एक तो एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन आ सकती है अकॉर्डिंग टू वेरियस टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि स्पेशली सिंपली अगर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को या एंटीबायोटिक को क्लासिफाई करें तो कितने तरीकों से हम करते हैं। नंबर 1, ये एक तो लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। आप इसको एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। वेरी गुड, वेरी गुड। नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम वाइज तो नैरो स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी गुड, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और टाइप ऑफ एक्शन आप लोगों ने सारे मुझे बता दिए हैं ये ना, ठीक है। सो क्लासिफाई एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टाइप ऑफ एक्शन। केमिकल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और यूजुअली आती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया है, बट गुड टू नो कि आप लोगों को ये आती है। सो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, स्पेशली आप लोग जो मिस्टेक करते हो वो करते हो अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। 50-60% तो इसको लोग कर लेते हैं कि जी ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्रॉडली है कि हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सो अगर क्लासिफिकेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू ऑफ एंटीबायोटिक, रिमेंबर एंटीबायोटिक अगर लिखा हुआ है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो इट मींस कि आपने इसको सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स और प्रोटीन सिंथेसिस, एंटी मेटाबोलाइट्स, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स के हिसाब से करना है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इसको टाइप ऑफ एक्शन से भी कंफ्यूज कर लेते हो, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज डिफरेंट, टाइप ऑफ एक्शन इज डिफरेंट इन केस ऑफ एंटीबायोटिक। अब टाइप ऑफ एक्शन मींस, वेरी गुड, it is bacteriostatic or bactericidal, bacteriostatic and bactericidal, ठीक है, सही, आप लोगों को आइडिया है। then you should know the different mechanism of drug resistance, different mechanism of drug resistance। usually we have 4 mechanism, जो भी drugs हैं उन सब के उन 4 mechanism से beyond नहीं जाते, ठीक है। जितनी भी drugs हैं सबके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 4 में से आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन व्हाट इज मेंट बाय एम्पेरिक थेरेपी, क्या होती है एम्पेरिक थेरेपी, चलो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इनलिस्ट क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है स्पेशली द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये प्रैक्टिकली आप लोगों के बहुत काम आएगा। जब आपने प्रिस्क्राइब करनी होगी ड्रग्स तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि क्या कौन सी बेसिस हैं या कौन से फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे हम चूज करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक किसी एक पेशेंट को देनी है, बिकॉज वी हैव थाउजेंड्स ऑफ एंटीबायोटिक। गुड शाइस्ता, इफ और अनिका, ऐसा आप सब लोगों ने मुझे बता दिया है, महानूर, कि इट इज अ initiation of the therapy without confirmation of diagnosis, ठीक है। एम्पेरिक थेरेपी, treatment of infection without knowing the causative agent, ठीक है, without the confirmation of diagnosis to save the life of the patient. This is used in serious patients or in immunocompromised patient. Then you should know the minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration. What are the different types of adverse effect of antibiotics?
and the advantages and disadvantages of combination therapy. ये आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है? Advantages and disadvantages of combination therapy, because in many infections we use combination of therapy. तो उसका क्या पर्पस है, हम क्यों यूज करते हैं, और उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं. These are the possible SEQs from this topic. ठीक है? और अब मैंने इसको इस तरह से किया है कि हम उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा सारा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. गुड. हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसको हम लास्ट में करेंगे कि कॉम्बिनेशन थेरेपी की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. अब हम क्विकली जो है वो ये कर लेते हैं. Classify antibiotic according to the spectrum of activity. As you already told me that the spectrum is divided into narrow spectrum, broad spectrum, very good, and extended spectrum. Do you remember any drug belongs to the narrow spectrum or broad spectrum or extended spectrum? Isoniazid, very good. Isoniazid is what for Shaista? Penicillin G, ठीक है. So narrow spectrum, very good. Isoniazid is a narrow spectrum. चलिए हम पहले देखते हैं कि what is the definition of narrow spectrum. Narrow spectrum means if a drug is active against a limited number of microorganism or same group. जरूरी नहीं है कि वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जिस तरह पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी हैं, दे हैव अ नैरो स्पेक्ट्रम बिकॉज दे अफेक्ट ओनली ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. They only affect gram positive organism. They have no effect on gram negative. So either the drug is active against a single organism or a same type of organisms. Clear है? Example आप लोगों ने इसकी मुझे बता दी, penicillin V, penicillin G and isoniazid. Isoniazid is effective against the mycobacteria only, while the penicillin G and V is effective against gram positive mainly. ठीक है? Then broad spectrum. Broad spectrum is very easy. It means a drug covers large number of microorganisms या bacteria. ठीक है? Wide range of bacteria are covered with broad spectrum. ठीक है? और ये वाली जो ड्रग हैं, they are effective against gram positive, gram negative, aerobic, anaerobic, etc. Very good. Nefsaline and oxacillin is also an example of narrow spectrum. ठीक है? ठीक है? तो so broad spectrum में कौन कौन सी आ जाती हैं फिर? Most common example is tetracycline, few cephalosporins, ठीक है, और chloramphenicol, etc. Then we, अच्छा चलो हम पहले इसको देख लेते हैं, broad spectrum versus narrow spectrum. अब आप लोग देख लोगे कि broad spectrum में कौन कौन सी आ गई? chloramphenicol आ गई है, few generations of cephalosporins, fluoroquinolone, tetracycline, ठीक है. ब्रॉड, अच्छा पेनिसिलिन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, इसको आप बेशक मत लिखो, ठीक है. इट इज स्लाइटली कंट्रोवर्शियल क्योंकि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम तो है और एक टाइप को हम कह देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लेकिन पेनिसिलिन को इतनी ज्यादा नहीं है. सो कार्बीपेनम, क्लोरम्फेनिकोल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन्स, फ्लोरोक्विनोलोन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है. ये सारी ड्रग्स क्या हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में. अब आप लोगों ने इसकी निमोनिक्स बनाते हैं, आप फर्स्ट वर्ड को देख सकते हो. अगर हम इसको ना देखें तो आप याद कर सकते हो सीसीटी. वी तो नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, सीसीटी. सी फॉर कार्बापेनम, सी फॉर क्लोरम्फेनिकोल एंड टी फॉर टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. तो इस तरह से आप अपने बना के वर्ड्स या निमोनिक्स बना के आप इसको याद कर सकते हो. देन जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम, penicillin V and G, then vancomycin, good, rapamycin and isoniazid. Isoniazid यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिखना चाहिए इनको, daptomycin, etc. So ये बेटा आप लोगों को रट्टे लगाने पड़ेंगे और इसको आप क्या कहते हैं, और इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का. Then extended spectrum, it is in between the narrow and the broad spectrum.
ठीक है, अब ये कौन सी हैं, इसको याद करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि वी हैव ओनली 2 ड्रग्स इन दिस एग्जांपल, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सासिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सासिलिन आर द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, सिंपली ये है कि आप नैरो स्पेक्ट्रम याद कर लो, आपको एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम याद है, उसके बाद जितनी बचती हैं आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डाल दो। ठीक है ना, क्या करोगे कि नैरो स्पेक्ट्रम आप याद कर लो 3 to 4 एग्जाम्पल्स, और इसके बाद एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम आपको याद है, इसके बाद जितनी बचती हैं वो सारी आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डाल दो, वो सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाएंगी। देन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्शन। आप लोगों ने मुझे बताया था बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसिडल। अब बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है? बैक्टीरियोस्टेटिक अ ड्रग दैट arrest, inhibit or stop the growth of bacteria and decrease the spread of infection, while body's immune system is active, immobilize and eliminate the pathogens. Bacteriostatic. And bactericidal, a drug that kill the microorganism. According to new research, अब जो ये bacteriostatics हैं, ये भी it has some bactericidal action, ठीक है, but not as much as like bactericidal. That's why it is not included in the heading of bactericidal. ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक। ये भी हो सकता है कि एक ड्रग जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए बैक्टीरियोस्टेटिक है और दूसरे के लिए बैक्टीरियोसिडल है। ठीक है, जैसे लेनिजोलिड है एक एग्जांपल इसकी। एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ट्राइमेथोप्रिम। चलें जी, अब इसका बताएं आप लोगों ने, इसके अगर नमूनिक्स बनाने होते हैं तो आप लोग बताओ कैसे बनेंगे? बैक्टीरियोस्टेटिक्स कौन सी ड्रग्स हैं? वेरी गुड अरीबा, वेरी गुड, टीसीएस। चलें जी, बड़ा अच्छा हो गया जी, टीसीएस। बच्चों आप लोग सब लिख लो, देखो आप लोग सब अपना माइंड यूज करते हो तो इट्स गुड, एक तो आप इन्वॉल्व होते हो उस एक्टिविटी में। ठीक है, शारीन ने भी सहरीन ने भी अच्छा बताया, पीएसीसी। चलो हम उसको भी लिखते हैं, टीसीएस। चलें जी, आप ये बैक्टीरियोस्टेटिस के लिए तो टीसीएस लिख लो। ठीक है, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, सी फॉर क्लोरामफेनिकोल और एस फॉर सल्फोनामाइड। ठीक है, गुड। एंड देन बैक्टीरियोसिडल का अब इसका जो है वो 2 आ गए हैं जी। शाइस्ता ने बताया है कि कैप सी, और सहरीन ने बताया था PACC। अब आप लोग देख लो जिससे आपको याद हो, क्योंकि हर बंदे की आपकी लर्निंग, आपका माइंड डिफरेंट होता है, तो आप लोग जरूरी नहीं कि एक ही नमूने से हर बंदा याद करे। ठीक है, कैप सी, सेफलोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, या आप PACC कर लो इसको, जैसे आप लोगों को याद हो। अब इन रिवीजन क्लासेस में आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। ठीक है, अदरवाइज यू कांट गेट जो भी आप लेना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते हो किसी चीज में एक्टिवली, आप लोग नहीं सीखते हो, बेशक कोई आपको कितना ही घोल के क्यों ना पिला दे। ठीक है, सो अब इसको आप लोग लिख लो, TCS एंड कैप सी या PACC, जैसे भी लिखना है आपने। बैक्टीरियोसिडल के लिए बैक्टीरियोसिडल की ब्रैकेट में ये लिख दो। ठीक है, चलिए हम भी इसमें लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, और बैक्टीरियोसिडल का क्या था? दोनों ही अच्छे थे, लेकिन जो है वो कैप सी, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, चलो जी, शेयर करने से देखो आप लोग कितना, आप लोग की लर्निंग भी ज्यादा होती है और डिफरेंट आइडियाज भी आपको आते हैं।
ठीक है. Now come to the classification according to the mechanism of action, and you all know that how we can classify. We can classify according to the mechanism of action के जितनी भी antibiotics हैं वो कैसे act करती हैं. ठीक है. So some act through the inhibition of cell wall synthesis, some act by inhibiting the cell membrane, and some act by inhibiting the protein synthesis, some act by inhibiting the nucleic acid synthesis, and some act by inhibiting the metabolism, or they are called anti-metabolites. All the structures are necessary for the survival of bacteria. Remember, जितने भी ये structures हमने जिक्र कर रहे हैं, cell wall हो गया, protein हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, मेटाबॉलिक पाथवे हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, all the structures are necessary for the life of bacteria. Without these structures, bacteria cannot survive. ठीक है. So we classify five ways है classification के. ठीक है. Cell membrane, cell wall, protein, nucleic acid and metabolic pathway. ठीक है. अब ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले अगर हम देख लें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कौन सी आएंगी. चलो हम अभी बात करते हैं. सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन कौन से? ट्राई टू पार्टिसिपेट मोर. ठीक है. वैनकोमाइसिन वेरी गुड, पेनिसिलिन गुड, और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, सेफ्लोस्पोरिन्स गुड, डेप्टोमाइसिन वेरी गुड. सो cell wall synthesis inhibitors are penicillin, cephalosporin, daptomycin, vancomycin, monobactam, carbapenem. ठीक है. All are the cell wall synthesis inhibitor. Sometime आप लोग थोड़ा सा confuse हो जाते हो और sometime आप cell membrane को cell wall और cell wall को cell membrane लिख देते हो. तो थोड़ा सा इसको आपने जो है वो याद करना है. जो कंफ्यूजन होती है, एक बात हमेशा याद रखो आप लोग, अगर आप लोग चीजें रिवाइज नहीं करते हो तो आप लोगों की मिक्सिंग ज्यादा होती है. फॉर एग्जांपल आपने एक दफा याद किया हुआ है, 2 दफा पढ़ा हुआ है और उसके बाद आपने जो है वो उसको रिवाइज नहीं किया तो आपके मिक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं कि अल्फा ब्लॉकर्स का बीटा ब्लॉकर में, बीटा ब्लॉकर के अल्फा में, ये सारी चीजें होती हैं. सो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस. जितनी ज्यादा रिवीजन आप लोग करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के. ठीक है. और अब आपके पास बहुत टाइम है और ये 3rd ईयर इज द कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट 2 years एंड द लास्ट 2 years. अगर आप इसको अच्छा कर लेते हो तो आपकी आगे जिंदगी आसान हो जाती है. सो नाउ द सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं? नॉन बीटा लैक्टम भी है. गुड. सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स आर गुड. आइसोनियाजिड, एम्फोटेरिसिन. ठीक है. नॉट टेट्रासाइक्लिन. मेरा टेट्रासाइक्लिन इज अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. ठीक है. बेसिट्रासिन इज अ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. ठीक है. बेसिट्रासिन इज नॉट यूज्ड nowadays because of its toxicity. So cell wall synthesis inhibitor are isoniazid and amphotericin B. ठीक है. Amphotericin B is a antifungal drug. ये antifungal drug है. ठीक है. यार polymyxin. Then we have a protein synthesis inhibitors. Protein synthesis inhibitors कौन कौन से हैं? Tetracycline, aminoglycosides, macrolides, clindamycin, good, linezolid, streptogramin. ठीक है. All are the protein synthesis inhibitors. And then nucleic acid synthesis inhibitors are fluoroquinolones and rifampin. Fluoroquinolone and rifampin are the nucleic acid synthesis inhibitor. ठीक है. कीटोलाइट्स ये सारी जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस है. अच्छा जी. और एंटीमेटाबोलाइट्स में आ जाती हैं सल्फोनामाइड एंड ट्राइमिथोप्रिम.
अगर मिथोट्रेक्सेट भी आप लोग लिख देते हो तो कोई मसला नहीं है. मिथोट्रेक्सेट इज आल्सो एंटीफोलिएट ऑल्दो इट इज एन एंटी कैंसर ड्रग. ठीक है. सो sulfonamide trimethoprim. So this is the classification of antibiotic according to the mechanism of action. Clear है. अब आपने टेट्रा प्रोटीन सिंथेसिस, बाकी तो दो एग्जांपल्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन एंड रिफेम्पिन, सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम. जो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी वो होगी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ज्यादा ड्रग्स हैं, उनको याद करने के लिए आपको कुछ कोई न्यूमोनिक्स चाहिए होगा. ये मेरा ख्याल है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ये टॉपिक्स हैं पूरे, और ये इतनी बार रिपीट होते हैं तो मेरा ख्याल में इनको याद करना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए. ऐसा है कि नहीं है? जस्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, बिकॉज ये पूरी क्लासिक पूरे चैप्टर है इन पर. टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड, ठीक है, क्लिंडामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, लेनिजोलिड, वेरी कॉमन ड्रग्स. Okay, this is all about the drugs according to their mechanism of action. Sometimes simple question कुछ लोगों को बहुत difficult लगते हैं. ठीक है ना? तो different mechanism of resistance. ठीक है, mechanism of resistance. First you know the definition of resistance कि resistance क्या होता है, resistance की क्या types हैं. एक quickly आप एक नजर देख लो, कि अब टाइम थोड़ा सा कम है तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा. जस्ट रीड इट कि व्हाट इज रेजिस्टेंट, तो आप उसको रिकॉल रिमाइंड उसको जो है वो अगेन आप उसको याद कर लोगे. या बट व्हाट इज प्रोटीन पोरिन, सिमाप आपने लिखा है. अच्छा ओके, या आप बता रहे हो कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस प्लाज्मिड मीडिएटेड. गुड, ओके. चलिए आप जस्ट रीड दिस रेजिस्टेंस एंड क्रॉस रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस, if you are not getting response despite of giving the large drugs dose of the drugs, then it is called resistance. ठीक है, कि आपने मैक्सिमम डोज दे दी है लेकिन बैक्टीरिया ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, इट मींस बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस. क्रॉस रेजिस्टेंस, अगर एक टाइप का रेजिस्टेंस है, एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है और जो है एक ड्रग से और दूसरी ड्रग से भी वो रेजिस्टेंस हो जाए. फॉर एग्जांपल कि आप दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड की किसी से लड़ाई होती है तो दूसरी फ्रेंड भी उससे नाराज हो जाए, तो दिस इज क्रॉस रेजिस्टेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर पेनिसिलिन से कोई ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस है तो सेफलोस्पोरिन से भी वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, when one organism is resistant to more than one drugs. और multi drug resistance common in mycobacterium tuberculosis, है ना, उसमें common है. जल्दी से आप इसको रीड कर लो, just for reinforcement. एग्रीकल्चर में और पोल्ट्री फार्मिंग में जब हमने लेक्चर हुआ था इसका, तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग में आजकल एंटीबायोटिक का यूज बहुत बढ़ गया है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ दीज, which is a very common reason of antibiotic resistance nowadays and very dangerous. छोड़ दें. Okay, resistance occur because of the alteration of the gene or mutation of the gene. ठीक है, simply there is no need to go in the detail. These are the four common mechanism of resistance. Usually it is asked क्या हो गए कि either the drug will not enter into the cell, अगर वो drug microorganism के अंदर enter होगी तो उसका effect होगा. Second, the drug will not bind with the receptor. ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो मॉडिफाई हो जाए. थर्ड वन इज द सम एंजाइम प्रोडक्शन. ठीक है, आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूसिंग सम एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम इनएक्टिवेट द ड्रग. एंड फोर्थ वन इज द इफ्लक्स पंप. इफ्लक्स पंप का क्या इफेक्ट होता है कि ये जो भी एंटीबायोटिक सेल के अंदर एंटर होती हैं उनको दोबारा वापस बाहर भेज देता है, तो उस सेल के अंदर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है. ठीक है, अब आप ये देख लो, डिक्रीज अपटेक,
कि ड्रग एंटर नहीं हो पा रही अंदर, ज्यादातर दिस इज फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ग्राम नेगेटिव का क्या होता है कि उनकी जो है वो सेल में पोर्स बने हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और जो है ना वो थ्रू द पोर्स ये जाते हैं। अगर पोर्स ना बंद हो जाए या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो ड्रग विल नॉट एंटर इनटू द सेल। देन टारगेट अल्टरेशन, यानी जो भी रिसेप्टर है जिससे ड्रग बाइंड होगी, प्रोटीन में है या सेल वॉल में है या न्यूक्लिक एसिड में है, उसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ड्रग बाइंड नहीं होगी। थर्ड वन इज द इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। ठीक है, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे लाइक बीटा लैक्टमेजेस। बीटा लैक्टमेज इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, जो है वो ऑर्गेनिज्म स्पेशली स्टेफिलोकोकाई प्रोड्यूसेस बीटा लैक्टमेजेस, जो कि बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देती हैं पेनिसिलिन की और उसका रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं। देन लास्ट वन इज द इफ्लक्स पंप। आप ये देख रहे हो कि जो भी ड्रग इसके अंदर एंटर हुई है वो दोबारा से बाहर जा रही है। सो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कम हो जाएगी और ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्लियर हो गया? ये आपकी एक पिक्चर आपको दी हुई है इसमें लिपिन कॉर्ड में, जिसमें डिफरेंट ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बताए हुए हैं। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑल्टर्ड टारगेट्स, ये सारी ड्रग्स दी हुई हैं। ठीक है, एग्जांपल्स इनकी। देन द ड्रग्स दैट डिक्रीज द परमिएबिलिटी, जो उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती, वो उनकी हैं। ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग किस लिए दिया है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंटर इनटू द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म थ्रू द पोरीन चैनल्स। ठीक है, जब पोरीन चैनल्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो वो उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। सो दीज आर द 4 मैकेनिज्म, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हो। नाउ द सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कोई भी हमें करनी है। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स? जल्दी जल्दी आप मुझे रिस्पॉन्स दे दो, शाबाश। ओके, एज गुड, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, बट हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी, हाफ लाइफ, हेल्थ स्टेटस गुड, पेशेंट फैक्टर में आ जाता है सारा। सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, रीनल फंक्शन, ये भी सारा पेशेंट फैक्टर्स में आ जाता है। ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, यस वी कंसीडर, कॉस्ट ऑफ थेरेपी गुड, यू शुड कंसीडर द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट लोग कंसीडर नहीं करते। एक आपके पास एक पुअर पेशेंट आता है और अगर वो अफोर्डिंग नहीं है और आपने उसको बहुत कॉस्टली ली है तो वो ले ही नहीं पाएगा। एक तो वो ड्रग लेगा नहीं, और अगर लेगा तो उसका अपना जो है वो नॉर्मल सिस्टम वो अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो मे बी गोज इनटू द डिप्रेशन और स्ट्रेस। तो इट इज नॉट जस्टिफाइड कि आप किसी पुअर पेशेंट को बहुत महंगी दवाई लिख कर दो अपने उसके लिए। ट्रेवल हिस्ट्री सम टाइम वी कंसीडर। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। देखिए, ससेप्टिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ड्रग ऑर्गेनिज्म किसी ड्रग को के लिए सेंसिटिव नहीं है तो इट इज यूजलेस कि आप वो ड्रग उसमें दोगे। तो आइडियली क्या करना होता है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि सबसे पहले दे आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। इफ द पेशेंट इज स्टेबल, इफ द पेशेंट हैज नो अदर प्रॉब्लम, ठीक है, तो देन वो क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, ऑर्गन को ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन दे कंफर्म बाय द कल्चर। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय ग्राम स्टैनिंग, कॉमनली और क्विक मेथड है कि ग्राम स्टैनिंग से आप उसको कर लो। ठीक है, उसके बाद उसको कल्चर करते हैं, उसकी ग्रोथ देखते हैं, देन कल्चर के बाद उसकी ससेप्टिबिलिटी या सेंसिटिविटी चेक करते हैं। ठीक है, कि ये सेंसिटिव है या नहीं है उस ड्रग को, और कितनी डोज पे सेंसिटिव है। तो उसके लिए जो है वो एक डिस्क मेथड होता है, और एक वो आप जो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन और मिनिमम बैक्टीरियासिडल कॉन्सेंट्रेशन आप लोग देखते हो। ठीक है, मल्टीपल इन्फेक्शन, आमना आपका क्या इससे मतलब है? मल्टीपल इन्फेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन तो आपने हर चीज में ही कंसीडर करना है। ठीक है, वो हम जब कॉम्बिनेशन थेरेपी का देखते हैं तो उसमें आएगा।
अच्छा, इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इफेक्ट साइट का क्या होगा कि अगर किसी फॉर एग्जांपल पेशेंट हैविंग इन्फेक्शन इन द ब्रेन, इन द सीएनएस, और आप उसको वो ड्रग दे रहे हो जो सीएनएस को क्रॉस ही नहीं कर सकती है, ठीक है, या बोन्स के लिए आप दे रहे हो, ठीक है, अगर कोई बोन इन्फेक्शन है उसमें आप दे रहे हो और वो ड्रग जो है वो बोन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, तो इट इज यूजलेस। सो आपने साइट ऑफ इन्फेक्शन जरूर देखना है कि कहाँ है इन्फेक्शन। देन पेशेंट फैक्टर में एज आ जाएगी, इम्यून सिस्टम आ जाएगा पेशेंट का, रीनल एंड लीवर फंक्शन आ जाएगा, प्रीवियस आपने ट्रैवल हिस्ट्री मुझे बताया था, किसी ने ट्रैवल हिस्ट्री आ जाएगी, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ये सारी चीजें भी आ सकती हैं कि आपने ये कंसीडर करना है पेशेंट फैक्टर में, क्योंकि all drugs are metabolized in the liver and excreted out in the kidney. So kidney function और liver function is very important to consider. ठीक है, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ड्रग देखनी है कि किस ड्रग आपने वो ड्रग चूज करनी है जिसके एडवर्स इफेक्ट कम होंगे, जो सेफ होगी कंपैरेटिवली, सेफेस्ट ड्रग आपने पेशेंट के लिए चूज करनी है, ठीक है। तो सेफ्टी एंड एफिकेसी इज आल्सो कंसीडर्ड। कॉस्ट ऑफ द ड्रग को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सर इसको हम छोड़ देते हैं। एम्पेरिक थेरेपी आप लोग मुझे बता चुके हो, एम्पेरिक थेरेपी इज फॉर द सीवियर पेशेंट्स और क्रॉनिकली इल और क्रिटिकली इल पेशेंट्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो जल्दी फ्लेयर अप हो जाता है, तो उसको उन पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत होती है कि आप क्विकली उनको ड्रग दें, बट यू हैव टू सेंड द सैंपल बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक आपने स्टार्ट कर देनी है विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और उसमें भी आपने कंसीडर करना है कि पेशेंट की एज क्या है। यंग एज में, छोटे बच्चों में आपने टेट्रासाइक्लिन या क्लोरामफेनिकोल नहीं देनी बिकॉज ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्लियर है। और डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, ठीक है, तो उसको आपने कंसीडर करना है। ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप एक दफा ये लिपिन कॉर्ड से एक बार पढ़ लोगे तो। ये मैं इसको, अच्छा, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन एंड ये आपकी सिर्फ रट्टे वाली चीजें हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आप इसको रीड कर लो जस्ट। ये आप लोगों को आती होगी, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन, कि अगर वो सीवियर डिजीज है तो आईवी रूट आप लोग दोगे, अगर पेशेंट वॉमिटिंग है, अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोई और प्रॉब्लम है, देन यू विल यूज द parenteral route, otherwise oral route is preferred, or some drugs are only available in parenteral preparation, उस कंडीशन में भी आप parenteral route यूज करोगे, ठीक है। पेशेंट फैक्टर्स हम इसको कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ थेरेपी, एडवर्स इफेक्ट। We have 3 types of adverse effect caused by the antibiotics. ये आपने याद रखना है। Number 1 hypersensitivity, number 2 direct toxicity, and number 3 is the super infection. ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी कोई भी ड्रग कर सकती है, और माइनर रैश से लेकर पेशेंट में हैव एनाफिलेक्टिक शॉक। तो अगर आईवी आपने इंजेक्शन देना है, ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में, या आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि अगर आपने आईवी देना है तो यू हैव टू गिव द टेस्ट डोज बिफोर गिविंग द आईवी प्रिपरेशन, ठीक है। देन डायरेक्ट टॉक्सिसिटी में जो है, फॉर एग्जांपल जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, ठीक है, तो दैट इज द डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। Super infection, broad spectrum antibiotics usually inhibit the normal flora of the body, and this normal flora is our army, ठीक है, जो आर्मी जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट में हैव अ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कह देते हैं, इसको हम सुपर इन्फेक्शन भी कह देते हैं, इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कह देते हैं। सो आपने ये तीनों कंसीडर करने हैं, इसका मतलब सेम है, सुपर इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इम्यूनिटी लो होने की वजह से या नॉर्मल फ्लोरा डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। देन आपने ये आपने याद रखनी है डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। इज देयर अ नीड टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट? अगर जरूरत है तो मुझे बताओ, वरना हम इसको क्विकली जो है वो पास कर देंगे।
Okay, concentration dependent killing means के killing of microorganism depend on the concentration of the drug. जितनी concentration ज्यादा होगी ड्रग की उतना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग ज्यादा होगी. क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किलिंग उतनी ज्यादा होगी जितनी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. तो इसमें आप क्या करते हो? अब इसमें आप सिंगल डोज दे देते हो और हाई डोज दे देते हो, बोलस दे देते हो. फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग है. तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो है ना एक लार्ज डोज दे देते हैं जेंटामाइसिन की वंस अ डे. अब वो जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और हमें जरूरत नहीं होती कि हम 6 घंटे बाद दें. टाइम डिपेंडेंट किलिंग मीन्स कि the killing depends on the time whatever the concentration is. It is not dependent on the concentration. एक आपने specific therapeutic concentration maintain रखनी है लेकिन एक टाइम तक. और पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, they follow the time dependent killing. तो आपने इनकी डोजेस जो है वो पर्टिकुलरली उसमें आपने देनी है. अगर 3 टाइम देनी है तो 3 टाइम्स ही आपने उस टाइम में देनी है. अगर आपने टाइम पर नहीं दी डोज तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो माइक्रोबियल किलिंग जो है वो सफर करेगी. So because it depends on the time, आपने एक specific level of antibiotic maintain रखना होता है, एक specific duration of time, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी होता है. ठीक है? So post antibiotic effect क्या होता है? Post antibiotic effect means के effect of antibiotic persist even after excretion of antibiotic. ठीक है? Antibiotic effect persist even after excretion of antibiotic. अब आप ये जल्दी जल्दी इसको रीड कर लो. Increase in the rate of killing as the concentration of antibiotic is increases. ठीक है? Once a day bolus dose is necessary to sufficient to achieve the high peak level. Then time dependent killing, it depends on the time and you have to maintain the concentration of the drug above minimum inhibitory concentration. ठीक है? Like penicillin, cephalosporins. Then post antibiotic effect, the effect of antibiotic persists even after excretion of the antibiotic. ठीक है? Aminoglycosides and fluoroquinolone follow this. ठीक है? The last one is the advantages and disadvantages of combination therapy. ये आप लोगों ने देखना है. ठीक है? Combination therapy हम किसके लिए यूज करते हैं? पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन. अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो तो हम उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जिस तरह मेट्रोनिडाजोल इज एन एनारोबिक ड्रग. ठीक है? एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए होती है. अगर एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है तो यूजुअली इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स कि वो एनारोबिक को एक कवर करे और दूसरी जो है वो ग्राम नेगेटिव को कवर कर ले. ठीक है? देन टू प्रिवेंट इमरजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस. Combination therapy is also used to prevent the resistance because some microorganisms are very notorious like Mycobacterium tuberculosis, H. pylori, etc. ठीक है? Then third one is to enhance the antimicrobial effect या synergistic effect. To increase the effect, for example, sulfonamide and trimethoprim that is available with cotrimoxazole. ठीक है? Cotrimoxazole इनका combination है, sulfonamide and trimethoprim, and this combination has a synergistic effect. ठीक है? And fourth one, the combination therapy is given to inhibit the enzymatic inactivation. एंजाइम्स को जैसे क्लेविलोनिक एसिड इनहिबिट करती है बीटा लैक्टामेज एंजाइम को एंड इनहेंस द इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन. सो कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन बी गिवन टू inhibit the enzyme to decrease the dose related toxicity. Some drugs are very toxic, for example amphotericin B या फ्लूटोसाइटोसिन. अगर हम इसको इंडिविजुअल देंगे तो we should give the larger doses and large doses पर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. और अगर हम इसको किसी कॉम्बिनेशन में देंगे लाइक फ्लूसाइटोसिन के साथ तो इसकी कम डोज रिक्वायर होगी. दोनों की डोजेस जो है वो कम डोज पे जो है वो सेम इफेक्ट आ जाएगा. सो कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन बी गिवन टू डिक्रीज द डोज रिलेटेड टॉक्सिसिटी. दीज आर द एडवांटेजेस और benefits of
combination therapy. Now the disadvantages and hazards of combination therapy. Co-administration of अगर हम बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग को बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स के साथ दे देंगे तो क्या होगा कि some drugs, for example penicillin, only act on the rapidly dividing cell, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल सिंथेसिस उसी वक्त हो रही होती है जब सेल जो है वो रेप्लिकेशन हो रही होती है. तो अगर हम पेनिसिलिन को टेट्रासाइक्लिन के साथ दे देंगे, टेट्रासाइक्लिन इज बैक्टीरियोस्टेटिक, तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रिड्यूस द ग्रोथ रेट, यानी उसका स्टॉप कर देगी उसकी रेप्लिकेशन को, और पेनिसिलिन अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी. सो co-administration of bacteriostatic can interfere in bactericidal action of tetracycline. Clear? Then some drugs, agar hum, for example, with same toxicity may enhance the toxicity. For example, aminoglycosides are nephrotoxic. Amphotericin B is also nephrotoxic. अगर हम दो nephrotoxic drug दे देंगे साथ तो क्या होगा, patient may have irreversible nephrotoxicity, enhancement of toxicity. So toxicity may be increased by combination of the drugs. So आपने जब भी आपने drug देनी है तो you have to consider this point. Then antibiotic resistance. Combination of therapy may increases the chance of antibiotic resistance. So अगर जरूरत नहीं है तो there is no need to give antibiotic combination. ठीक है? Okay, this is all about the introduction. Tomorrow we will discuss the cell wall synthesis inhibitors. अगर कोई suggestion हो आप लोग भी देखिएगा उसमें और फिर हम उसको discuss करेंगे. Thank you. Any question regarding this? Okay, thank you. Allah Hafiz.